दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास खंड। दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो हम सॉल्व कर रहे हैं 2009 में आयोजित टीजीटी सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है। दोस्तों ये वीडियो प्रवक्ता परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के इतिहास विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है हर्ष के शासनकाल में भारत में किसने यात्रा की थी। तो सही उत्तर है वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी और वो 600 वेनसांग का जन्म जो है 600 ईस्वी के लगभग चीन के होनान प्रांत के चिन लियू नामक स्थान पे हुआ था और 637 में वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया और यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। वह पल्लव की राजधानी कांची भी गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन है आपके अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या फिर सामाजिक जीवन। तो सही उत्तर है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी उसकी नगर योजना और सबसे पहले इतिहास में नगरों का उदय सैंधव सभ्यता से माना जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है। ऑप्शन है आपके वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति और मारुत। तो सही उत्तर है ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर नाम से पुकारा गया है और कुछ इतिहासकार जो है सैंधव सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को भी जिम्मेदार मानते हैं। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक 250 बार हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था। ऑप्शन है आपके बाणभट्ट, आर्यभट्ट, विशाखदत्त और कात्यायन। तो सही उत्तर है प्राचीन भारत का पहला ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आर्यभट्ट को माना जाता है। उसकी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टियम है और आर्यभट्ट के समय काल से ही ज्योतिष शास्त्र और खगोल विद्या का विस्तार हुआ था। भारत में प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्यभट्ट और बाराहमिहिर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। ऑप्शन है आपके विशाखदत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा और जयदेव। तो सही उत्तर है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी और पंचतंत्र एक कथा संग्रह है जिसमें प्राचीन काल की अनेक कथाओं का संकलन किया गया है और कहा जाता है कि इसकी रचना अमरकीर्ति नामक राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा देकर विद्वान बनाने के उद्देश्य से की गई थी और पंचतंत्र का अनुवाद जो है कई भाषाओं में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजन हुआ था। तो सही उत्तर है दोस्तों चौथी बौद्ध संगीत में। चौथी बौद्ध संगीत, इसके बारे में बता दें कि ये कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो स्पष्ट और स्वतंत्र समुदायों में बट गया था। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान, आप सभी जानते हैं, रामायण के रचयिता कौन हैं। तो सही उत्तर है वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और जातक कथा। तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक विवेचन है वो उसके अभिधम्म पिटक ग्रंथ में किया गया है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है। तो सही उत्तर है विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है और मुद्रा राक्षस और देखिए विशाखदत्त जो हैं इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक ग्रंथों की रचना संस्कृत में की है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का विवरण हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। दोस्तों इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है।
अगला प्रश्न है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था? ऑप्शन है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने के लिए, नवीन धर्म की स्थापना करने के लिए, और अगला है कि अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4 कि अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? ऑप्शन है आपके ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण द्वितीय और गोविंद चतुर्थ। तो सही उत्तर है दोस्तों गोविंद तृतीय जो है ये राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। और बता दें कि मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक दंतिवर्मा था और इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता दंतिदुर्ग था। और कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम के बाद अंतिम महान शासक गोविंद तृतीय हुआ था, यानी राष्ट्रकूट वंश का शासक गोविंद तृतीय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? ऑप्शन है आपके अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया था और जैन संत भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली और अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर तपस्या करने श्रवण बेलागोला कर्नाटक चला गया था और 298 ईसा पूर्व में उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है आपके 370 ईसा पूर्व, 275 ईसा पूर्व, 327 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व। तो दोस्तों सही उत्तर है 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? तो चरक दोस्तों एक महान चिकित्सक थे, आयुर्वेद के विख्यात आचार्य थे और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की है और औषधि शास्त्र से संबंधित ये एक प्राचीनतम रचना है। अगला प्रश्न आसान है, इंडिका का लेखक कौन था? तो सही उत्तर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और उसने मौर्य साम्राज्य और उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों को वर्णन अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में प्रसिद्ध तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? ऑप्शन है आपके चांदी, लोहा, तांबा और सोना। तो सही उत्तर है दोस्तों तांबा की थी मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा। बर्नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य की नीति को कार्य रूप में प्रेरित करने के कारण मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाना पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जो हैं हमारे शासक वंश जो हैं उनको देखिए आपको एक क्रम में सजाना है। तुगलक वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश और लोदी वंश। तो दोस्तों सही उत्तर है, आप देखिए जो क्रम है वो है सबसे पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। तो देखिए यहाँ पे है देखिए गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये वंश 1206 से 1290 तक चला। उसके बाद खिलजी वंश आया था, उसमें जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी स्थापना की, 1290 से 1320 तक चला। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक और सैयद वंश का प्रारंभ खिज्र खां के द्वारा 1414 में किया गया जो 1450 तक चला, जबकि लोदी वंश 1451 से 1526 में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित करना है। देखिए तराइन का युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर का आक्रमण और कुतुब मीनार का निर्माण। तो सही उत्तर है दोस्तों तराइन का युद्ध आपका 1191 में हुआ था। उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा 1327 में राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाया गया था।
भारत पर तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ और कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के समय में हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ए, डी, बी और सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? ऑप्शन है अलउमरी, अलबरूनी, इब्न बतूता और अब्दुल रज्जाक। तो सही उत्तर है, मुस्लिम यात्री जो विजयनगर दरबार में आया था वो था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक दोस्तों एक फारसी यात्री था जो कालीकट के जमोरिन के यहाँ शाहरुख का राजदूत बनकर आया था और अब्दुल रज्जाक ने अप्रैल 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? ऑप्शन है दिल्ली के लाल किले का भवन, ताजमहल, हीरा महल और दिल्ली की जामा मस्जिद। सो सही उत्तर है दोस्तों लाल किले की भवन, जो है दिल्ली के लाल किले के भवन को प्रेरित होकर कहा गया था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है। दोस्तों दिल्ली के लाल किले के उत्तरी भाग में दीवान खास है और ये भवन शाहजहां के शासनकाल में सबसे अधिक अलंकृत भवन है। देखिए स्थापत्य कला की दृष्टि से इसकी शैली पूर्ण नहीं है, फिर भी अत्यधिक प्रभावशाली है। इसमें ताजमहल की सादगी का अभाव है क्योंकि इसका निर्माण उस विचार के अनुसार नहीं किया गया है। यह शाहजहां के वैभव का परिचायक है और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की यह पंक्तियां भवन के वैभव का सुंदर चित्रण करती हैं कि नगर फिरदौस बर रुए जमीयस्त, हमीयस्त, हमीयस्त, हमीयस्त। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरंदर की संधि 1665 में किसके बीच हुई थी? तो सही उत्तर है शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। अगला प्रश्न है, चांद बीबी रानी थी कहाँ की? तो ऑप्शन है आपके बीजापुर, बरार, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो सही उत्तर है दोस्तों चांद बीबी जो है अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्र थी और इनका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ था और 1580 में पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने नाबालिग पुत्र इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को बीजापुर का सुल्तान बनाकर संरक्षिका बनी थी और 1584 में वह बीजापुर से अहमद लौट गई थी। तो चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध आपकी जानकारी के लिए बता दें 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है आपके शेरशाह सूरी, जहांगीर, उसके बाद अकबर और चौथा है बीरबल। तो सही उत्तर है मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? तो चित्रकला का स्वर्णकाल दोस्तों जहांगीर का माना जाता है और जहांगीर की चित्रकला में रुचि ही नहीं थी, वह एक कुशल चित्रकार भी था। तो जहांगीर जो था वो चित्रकला का पारखी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो सही उत्तर है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। दोस्तों आईने अकबरी 3 भागों में विभाजित है और इस ग्रंथ में अकबर की शासन व्यवस्था, उससे संबंधित नियम और कानूनों का वर्णन है और इसमें अबुल फजल ने अपनी वंशावली और जीवन कथा को भी लिखा है और इस ग्रंथ को मुहीब खान ने पूरा किया क्योंकि लेखन कार्य के मध्य में 1602 में अबुल फजल की हत्या हो गई थी। अगला प्रश्न है, कौन अवध का अंतिम नवाब था? ऑप्शन है आपके सादत अली, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दौला और वाजिद अली शाह। तो दोस्तों सही उत्तर है अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह ने कहा था जब 1856 में अंग्रेज रेजिडेंट ने नवाब वाजिद अली शाह से भेंट की और अवध की गद्दी छोड़ने के लिए संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, तो वाजिद अली शाह ने कहा कि संधियां बराबर वाले से होती हैं और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। इसके बाद डलहौजी ने एक घोषणा मात्र से अवध का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया था और नवाब को कलकत्ता भेज दिया गया। नवाब ने अंग्रेजों द्वारा दी जा रही 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन लेने से भी मना कर दिया था।
अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण मुगलकालीन पुस्तक है, मुंतखब उल तवारीख पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उल तवारीख के लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक होल घटना या काल कोठरी की दुर्घटना कब हुई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल घटना हुई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण के नासूर को किसको बर्बाद कर दिया था? दक्षिण के नासूर ने किसे बर्बाद किया था? ऑप्शन है आपके अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां और औरंगजेब। तो सही उत्तर है औरंगजेब। दोस्तों 1682 में अपने पुत्र अकबर द्वितीय का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा। उसके पश्चात उसे उत्तरी भारत में आने का अवसर नहीं मिला और दक्षिण भारत का औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और इस घटना को औरंगजेब के जीवन का नासूर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? ऑप्शन है आपके बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास और राजा मानसिंह। तो सही उत्तर है अब्दुल रहीम जो थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। दोस्तों जो है हिंदी अब्दुल रहीम खान खाना वो सबसे महत्वपूर्ण है और हिंदी का कोई काव्य या इतिहास अब्दुल रहीम खान खाना के जो है सम्मान के उल्लेख के बिना अपूर्ण है और रहीम दास के दोहे या रहीम के दोहे आज भी प्रचलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाकियात ए बाबरी क्या है? तो ऑप्शन है आपके बाबर के फरमानों का संग्रह, बाबर का जीवन चरित्र, बाबर नामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा और बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो दोस्तों बाकियात ए बाबरी या बाबर नामा बाबर की आत्मकथा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, बाबर नामा के नाम से प्रचलित बाबर की आत्मकथा बाकियात ए बाबरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह ने अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की? ऑप्शन है आपके शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार या फिर धार्मिक सुधार। तो सही उत्तर है प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने के लिए भारत आए थे? तो याद रखिएगा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुड अंग डे फ्रा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी ये भारत में यूरोपीय लोगों के व्यापार करने आने का क्रम था। अगला प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? तो सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के समय में और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जिसके समय में भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है और जो है इसके समय में भारतीय में अधिक से अधिक उप जिलाधिकारी पद तक पहुंच सकते थे, लेकिन 1853 में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुई थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1498 में वास्को डिगामा भारत कहाँ पहुंचा था? तो वास्को डिगामा कालीकट तट पर 1498 में भारत पहुंचा था और ये गुजराती पथ प्रदर्शक जहाज अब्दुल मनीक की सहायता से पहुंचा था। कालीकट के हिंदू शासक जमूरिन ने उसका स्वागत किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो सही उत्तर है सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है, इसमें आपको सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन कराना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड डलहौजी जो है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता है या स्थानीय स्वशासन इसके समय काल में प्रारंभ हुआ और लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये सही क्रम हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो या बैक टू द वेदाज ये दयानंद सरस्वती का कथन था। दोस्तों जो है दयानंद सरस्वती का जो संगठन था वो आर्य समाज था। उन्होंने शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते हुए वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया था।
अगला प्रश्न है सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो आप जानते हैं विलियम बेंटिक ने। राजा राममोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर की सहायता से 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था। उस समय जो गवर्नर था विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पर देखिए कुछ आपके संस्थाएं हैं और उनके जो है संस्थापक, और कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? ब्रह्म समाज ये सही नहीं है, ब्रह्म समाज सही सुमेलित नहीं है। आर्य समाज भी नहीं सही सुमेलित है, रामकृष्ण मिशन भी नहीं, और थियोसोफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। दोस्तों ब्रह्म समाज जो है राजा राममोहन राय संस्थापक थे, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो सही उत्तर है आधुनिक भारत का पिता, या नव प्रभात का तारा, या पुनर्जागरण का अग्रदूत, ये सभी राजा राममोहन राय के बारे में कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन है आपके बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, और चौथा है बहुपत्नी प्रथा। तो वैदिक युग में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाणक्य और कनिष्क? तो सही आपका हो जाएगा सबसे पहले चाणक्य। चाणक्य जो है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। उसके बाद आएगा कलिंग युद्ध, फिर आता है दोस्तों चंद्रगुप्त कनिष्क, और फिर लास्ट में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने कब और कहां पर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? कांग्रेस ने कब और कहां पर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो सही उत्तर है लाहौर में 1929 में। ये अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, और यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। दोस्तों पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में रहमत अली और उसके 3 साथियों ने 1933 में प्रकाशित एक छोटे पैम्पलेट में नाउ एंड नेवर में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, और अंग्रेजों ने जुझारू चेतना या बंगाल में जो राष्ट्रवादी चेतना थी उसको तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समयकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम की दृष्टि से सजाना है। घटनाएं हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए जो ये क्रम है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, जलियांवाला बाग 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, अभिनव भारत इसके संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है वीडी सावरकर। वीर सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर ये अभिनव भारत के संस्थापक रहे। अभिनव भारत दोस्तों एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो सही उत्तर है साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन आप देख लीजिए, मई 1943, अगस्त 1943, जुलाई 1944, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था
और 19 अगस्त 1942 से जब प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, तभी गांधी जी सहित सभी नेताओं को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। और दोस्तों ये आंदोलन बहुत दिन तक चला था, धीरे धीरे मंद पड़ गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे कभी समाप्त नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? ऑप्शन है आपके विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध और इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। ऐसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के सबसे प्रबल समर्थक थे, लेकिन स्त्री शिक्षा और बाल विवाह का विरोध भी इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़िया, उत्कल, पुरी या फिर कटक? तो सही उत्तर है उत्कल जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम है। केसरी वंश के राजाओं की 44 पीढ़ियों ने चौथी सदी ईस्वी पूर्व के उत्तरार्ध से 21वीं सदी तक उत्कल पर शासन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1924 में हुई थी। तो भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में हुई थी। और अगला और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था। दोस्तों, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, ये किसने कहा है? तो महात्मा गांधी के बारे में आइंस्टीन का कथन है, आइंस्टाइन का, कि 1000 वर्ष बाद आने वाली पीढ़ियां शायद ही कभी विश्वास कर पाए कि इस पृथ्वी पर हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था या उत्पन्न हुआ था। तो ये महात्मा गांधी के बारे में ये कथन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी सोशल साइंस 2009 के इतिहास खंड को आपने सॉल्व किया। ये प्रश्न पत्र काफ़ी आसान रहा है और आप एक बार में ही आसानी से इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। और ये वीडियो विशेषकर से टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता परीक्षा और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज तथा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिए और इसका पीडीएफ भी आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।